हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दूसरी इकाई का चैप्टर नंबर 2, मैं बर्तन मांजूंगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मैं बर्तन मांजूंगा, जिसके लेखक हैं हमराज भट्ट बाल सखा जी। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या क्या चीज़ें आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले हम लेखक जो है उनका परिचय जानेंगे, उसके बाद गद्य संबंधी जानेंगे बच्चों। चैप्टर रीड करूंगी, पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बताऊंगी, कठिन शब्द जो आएंगे वो बताऊंगी आपको, मुहावरे आपको बताऊंगी। उसके बाद चैप्टर जब खत्म होता है ना बच्चों, तो पेज नंबर हमारा 32 पर जो एक्सरसाइज दी गई है वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं मैं बर्तन मांजूंगा। क्या है? मैं बर्तन मांजूंगा। जैसे बहुत ही फनी नेम है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले परिचय जान लेते हैं बच्चों। हमराज भट्ट की बाल सुलभ रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। आपकी कहानियाँ, निबंध, स्मरण विविध पत्र पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण स्थान पाते हैं। ठीक है, और इनका गद्य संबंधी देख लेते बच्चों कि आत्मकथा कहानी, इसमें स्वयं या कहानी का कोई पात्र मैं के माध्यम से पूरी कहानी का आत्मचित्रण करता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समय की बचत, समय के रुचि, उपयोग एवं अध्ययनशीलता जैसे गुणों को दर्शाया है। ठीक है बच्चों, जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर लेखक ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई है कि हमें समय की बचत कैसे करनी चाहिए, समय के उचित उपयोग, अध्ययनशीलता के लिए जैसे गुण जो विशेष हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने इस पाठ के जरिए हमें बताया है। वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो आज का। बचपन में कोर्स से बाहर का कोई पुस्तक पढ़ने की आदत नहीं थी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मुझे अपने कोर्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने की आदत थी। कोर्स से जो बाहर की किताबें होती है ना बच्चों, उसे पढ़ने की मुझे आदत नहीं थी। कोई पत्र पत्रिका या किताब पढ़ने को मिल नहीं पाती थी। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं मुझे कोई भी पत्र पत्रिका या किताबें पढ़ने को नहीं मिल पाता था। गुरु जी के डर से पाठ्यक्रम की कविताएं मैं रट लिया करता था। रट लिया करता था यानी कि याद करना। लिख लीजिए, कठिन शब्द आया है रट लेना यानी कि याद कर लेना। गुरु जी यानी कि टीचर को कहा गया है। तो टीचर जो थे, इनके गुरु जी जो थे, अध्यापक जो थे, उनके डर से वो क्या करते थे बच्चों? कविताएं अपनी रीड कर लेते थे, अपने जो पोयम थे उसके रीड कर लेते थे। कभी अन्य कुछ पढ़ने की इच्छा हुई तो अपने से बड़ी कक्षा के बच्चों की पुस्तकें पलट लिया करता था। और यदि कभी कुछ पढ़ने का एक्स्ट्रा कुछ मन किया तो मैं क्या करता था कि जो मेरे से बड़ी क्लास में, यानी कि मैं जैसे 8th में हूँ तो 9th क्लास के बच्चों की पुस्तकें क्या कर लेता था, मैं पलट लिया करना यानी कि पढ़ लेना। पलटना, यहाँ पर कठिन शब्द आया है पलटना यानी कि पढ़ना। ठीक है, तो पलट लिया करता था। पिताजी महीने में 1-2 पत्रिका या किताब अवश्य खरीद लेते थे। अब यहाँ पे बता रहे हैं लेखक की जो उनके पिताजी थे, महीने में 1 या 2 पत्रिका या किताब जरूर खरीद लेते थे। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, पूछा जाएगा क्वेश्चन। पिताजी महीने में कितने किताब या पत्रिका खरीदते थे? 1 या 2 लिखना है आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किंतु वह उनके ही स्तर की हुआ करती थी। अस्तर यानी कि लेवल, लिख लीजिए, कठिन शब्द आया है अस्तर यानी कि लेवल, यानी कि पिताजी बड़े थे तो उनके हिसाब से किताबें जो मैगजीन मंगाते थे या किताबें मंगाते थे उनके लेवल की हुआ करती थी। इसे पलटने में हमें मनाही हुआ करती थी, यानी कि उसे देखने उखने के लिए भी, उस किताब को भी देखने के लिए हमें क्या होती थी? पलटने यानी कि देखने के लिए, मनाही यानी कि मना। पिताजी पहले ही मना कर देते थे, तुम लोगों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अपने बचपन में तीव्र इच्छा होते हुए भी कोई बाल पत्रिका या बच्चों की किताब पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि बचपन की बात बता रहे हैं अपने, कि जब बचपन में मेरा मन करता था मैगजीन पढ़ने का, बच्चों की मैगजीन्स आती है ना छोटे छोटे बच्चों की, या कुछ किताब पढ़ने का मन किया तो कभी उनको सौभाग्य यानी कि मौका, कठिन शब्द है बच्चों, सौभाग्य यानी कि मौका कभी नहीं मिला था। ठीक है, तो समझ में आ गया फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों को। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों।
इस पैराग्राफ से रिलेटेड ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं सॉल्व करा देती हूँ अभी। तो यहाँ पे पिता का लिंग परिवर्तन क्या होगा बच्चों? माता होगा। ठीक है, पिता का लिंग परिवर्तन माता होगा। विलोम शब्द बताइए। अच्छा, यहाँ पर डर आया था, डर का विलोम शब्द क्या होगा? निडर। और विद्वान का विलोम शब्द होगा मूर्ख। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 8वीं पास करके जब 9वीं कक्षा में भर्ती होने के लिए मुझे गांव से दूर एक छोटे शहर भेजने का निश्चय किया गया। यानी कि लेखक उस समय कितने साल के थे बच्चों? 8वीं पास कर लिए थे और 9वीं कक्षा यानी कि 9th क्लास में एडमिशन कराना था, तो उन्हें गांव से दूर एक छोटे से गांव में भेजने का निश्चय किया गया। यानी कि डिसाइड हुआ कि तुम्हें पढ़ने के लिए अब छोटे से गांव में जाना, छोटे से शहर में जाना है। ठीक है, तो मेरी खुशी का परावान ना रहा। परावान यानी कि ठिकाना, लिख लीजिए, कठिन शब्द आया है कि मैं इतना खुश हो गया कि मेरी खुशी का ठिकाना रहा है। नई जगह, नए लोग, नए साथी, नया वातावरण, घर के अनुशासन से मुक्त, अपने ऊपर एक जिम्मेदारी का एहसास, स्वयं खाना बनाना, खाना, अपने से बहुत काम खुद करने की शुरुआत, इन बातों का चिंतन भीतर ही भीतर आह्लादित कर देता था। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे कठिन शब्द बहुत सारे आए हैं। तो नई जगह, नई जगह कठिन शब्द लिख लीजिए। जगह यानी कि प्लेस, नए लोग यानी कि नए जन, नए साथी यानी कि नए फ्रेंड्स, नया वातावरण यानी कि नया माहौल, घर के अनुशासन से मुक्त यानी कि जो नियंत्रण था, घर का जो नियंत्रण था उससे मुक्ति मिल जाएगी। और नई नई जिम्मेदारी रहेगी, नया एहसास था कि खुद खाना बनाना है, खाना है, बहुत सारे काम खुद से ही करना है। तो ये सब चीज़ों उसके मन में कहीं ना कहीं भीतर जो आह्लादित यानी कि प्रसन्नचित कर रही थी, हर्षित कर रही थी, हर्ष हो रहे थे, उनको कहीं ना कहीं हर्षित फील हो रहा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। माँ, दादी और पड़ोस के बड़ों की बहुत सी नसीहत और हिदायतों के बाद मैं पहली बार शहर पढ़ने गया। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि माँ, दादी, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। माँ, दादी और पड़ोसी लोगों ने बहुत सारे नसीहत यानी कि अच्छी शिक्षा दी, और हिदायत यानी कि रास्ता दिखाया कि इस तरह से करना, ये मत करना, वो मत करना। इस तरह से उन्होंने कुछ ना कुछ उन्हें एडवाइस किया। उसके बाद वो पहली बार कहाँ गए? शहर गए पढ़ने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? मेरे साथ गांव के 2 साथी और थे। उनके साथ कितने साथी थे बच्चों? 2 साथी। अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनके साथ गांव के कितने साथी थे? तो 2 साथी थे। हम तीनों ने एक साथ कमरा लिया और एक साथ रहने लगे। वो तीनों क्या किए? एक साथ कमरा लेते हैं और एक ही साथ कमरे में रहने लग जाते हैं। साथ यहाँ पे युग्म शब्द आया है, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। हमारे ठीक सामने 3 अध्यापक रहते थे। अब जो कमरा वो लिए थे ना तीनों दोस्त, उनके ठीक सामने कौन रहता था बच्चों? अध्यापक रहता। 3 अध्यापक रहते थे, अंडरलाइन कर लीजिए। पुरोहित जी जो हमें हिंदी पढ़ाते थे। अब पुरोहित जी क्या पढ़ाते थे? हिंदी पढ़ाते। हिंदी कौन पढ़ाता था बच्चों? पुरोहित जी पढ़ाते थे। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। खान साहब बहुत विद्वान और संवेदनशील अध्यापक थे। और जो खान साहब थे वो कैसे थे? विद्वान यानी कि शिक्षित व्यक्ति। संवेदनशील यानी कि अनुभवग्राही, भाविक व्यक्ति, सेंसिटिव व्यक्ति जिसको कह सकते हैं। ठीक है, अध्यापक यानी कि टीचर को कहा गया है। ठीक है, वो वह भूगोल के अध्यापक थे। क्या पढ़ाते थे? खान साहब क्या पढ़ाते थे बच्चों? भूगोल यानी कि ज्योग्राफी पढ़ाते थे। किंतु संस्कृत छोड़ वो हमें सारे विषय पढ़ाया करते थे। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वो संस्कृत को छोड़कर बाकी सारे विषय वो पढ़ाते थे। तीसरे अध्यापक विश्वकर्मा जी थे। तीसरे अध्यापक कौन थे? विश्वकर्मा जी, जो हमें जीव विज्ञान पढ़ाया करते थे, यानी कि बायोलॉजी पढ़ाया करते थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गांव से गए हम तीनों विद्यार्थियों में उन तीनों अध्यापकों के बारे में पहली चर्चा यह रही कि वो तीनों साथ साथ कैसे रहते और बनाते खाते हैं। अब यहाँ पे तीनों जो दोस्त थे ये तीनों गांव से गए हुए थे, तो तीनों लोगों में यही होता था कि 3 अध्यापक सामने वाले कमरे में रहते हैं
और ये तीनों जन साथ साथ कैसे रहते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, सारी चीज़ें यही सब डिस्कस करते थे। ठीक है बोलो। साथ साथ यहाँ पे युग्म शब्द आया, अंडरलाइन कर लीजिए है। बनाते खाते युग्म शब्द आया, अंडरलाइन कर लीजिए। जब यह ज्ञान हो गया कि शहर में गांव जैसा ऊंच नीच जात पात का भेद नहीं होता है, तब इन्हीं अध्यापकों के बारे में एक दूसरी चर्चा हमारे बीच होने लगी। अब यहाँ पे जब वो पहले ये लोग ऐसा होता था ना, कोई मुसलमान, यहाँ खान साहब मुसलमान है, बाकी अध्यापक हिंदू थे, तो यहाँ पर यही पुरोहित पंडित थे। तो यहाँ पर जब वो शहर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शहर में ऊंच नीच भेदभाव जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तब इनके बीच क्या है, दूसरी चर्चा होने लग गई। ठीक है, तो अध्यापकों को लेकर इनके बीच क्या होने लग गया, दूसरी चर्चा होने लगी, यानी कि दूसरे बारे में बातचीत होने लग गई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। होता यह था कि विश्वकर्मा सर रोज सुबह शाम बर्तन मांजते हुए दिखाई देते थे। क्या मांजते हुए दिखाई देते थे विश्वकर्मा सर? बर्तन मांजते हुए दिखाई देते थे। सुबह शाम युग शब्द आया, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, खान साहब या पुरोहित जी को हमने कभी बर्तन धोते नहीं देखा। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जो लेखक थे वो गांव से शहर जब गए थे, सामने वाले कमरे में जब रहते थे, वो कह रहे थे कि मैंने कभी नहीं देखा पुरोहित जी और खान साहब कभी बर्तन मांजे हों, कभी मैंने नहीं देखा। विश्वकर्मा जी उम्र में सबसे छोटे थे। विश्वकर्मा जी क्या थे? उम्र में सबसे छोटे थे, यानी कि खान साहब और पुरोहित जी बड़े थे। हमने सोचा कि शायद इसलिए उसे बर्तन धुलवाए जाते हैं। तो वो क्या सोचे कि शायद ये छोटे हैं इसलिए इनसे बर्तन धुलवाए जाते हैं। और स्वयं दोनों गुरुजी खाना बनाते हैं, और दोनों गुरुजी यानी कि खान साहब और पुरोहित जी कौन खाना बनाता है? खान साहब और पुरोहित जी खाना बनाते हैं। लेकिन ये बर्तन मांजने के लिए तैयार होते क्यों हैं? अब यहाँ पे सोचते हैं वो कि ये रोज रोज बर्तन क्यों मांजते हैं। हम तीनों में तो बर्तन मांजने के लिए रोज ही लड़ाई हुआ करती है। अब ये सोचते थे ये तीनों बच्चे कि यार हम लोगों में तो रोज लड़ाई होती है बर्तन धोने के लिए, गुस्सा आता है उन लोगों को। अब विश्वकर्मा सर रोज बर्तन धोते हैं, इन्हें कभी गुस्सा नहीं आता है, इसलिए मैं ही कोई बर्तन धोने के लिए राजी होता। यानी कि वो कहते हैं कि मैं मुश्किल से ही कोई बर्तन धोने के लिए राजी होते, यानी कि बड़ी मुश्किल से तीनों में से एक जन धोते थे बर्तन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विश्वकर्मा सर को और शौक था पढ़ने का। विश्वकर्मा सर को क्या चीज़ का शौक था बच्चों? पढ़ने का शौक था। अंडरलाइन कर लीजिए। मैं उन्हें जब भी देखता पढ़ते हुए दिखता, यानी कि लेखक कह रहे हैं जब भी मैं उन्हें देखता था तो पढ़ते हुए ही दिखते थे। गजब के पढ़ाकू थे वो। पढ़ाकू यानी कि पढ़ने वालों को कहा जाता है। लिख लीजिए, पढ़ाकू यानी कि पढ़ने वालों को कहा जाता है। एकदम किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा यानी कि सदैव पुस्तकों का अध्ययन करने में लगे रहने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं किताबी कीड़ा। धूप सेक रहे हैं तो हाथों में किताब खुली है, यानी कि धूप सेकते रहते थे तो भी उनके हाथों में किताब खुली रहती थी। टहल रहे हैं तो भी पढ़ रहे थे। स्कूल में खाली पीरियड में भी उनकी मेज पर कोई ना कोई पुस्तक खुली रहती थी, यानी कि जब स्कूल में भी रहते थे कोई पीरियड खाली रहता था उस टाइम पे भी कोई ना कोई किताब उनके मेज पर खुली रहती थी। विश्वकर्मा सर को ढूंढना तो वो पुस्तकालय में मिलते थे। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में मिलते थे। वह भवन जहाँ पर पुस्तकें अध्ययन करने के लिए एकत्रित रहती हैं। वो तो खाते समय भी पढ़ते थे, यानी कि जो विश्वकर्मा सर थे हमेशा पढ़ते ही रहते थे, खाने का टाइम हो तो भी वो पढ़ते ही रहते थे। उन्होंने पढ़ते देख मैं बहुत ललचाया करता था। उनके कमरे में जाने और उनसे पुस्तकें मांगने का साहस नहीं होता था। अब यहाँ पर लेखक है कह रहे हैं कि जब देखो वो पढ़ते रहते थे तो उन्हें देखकर मुझे भी लालच होता था, और लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती थी कि उनके पास जाऊं और किताबें मांगूं पढ़ने के लिए। साहस ही नहीं जुटा पाता था कि कहीं घुड़क ना दे यानी कि गुस्सा ना हो जाए कि कोर्स की किताबें पढ़ा करो, कहीं ऐसा ना बोल दे कि जो तुम्हारे कोर्स में है 9th स्टैंडर्ड में हो तुम तो वो किताब पढ़ो, तुम दूसरी किताब क्यों पढ़ना चाहते हो तुम। बस तुम्हें पढ़ते देख उनके हाथों में रोज नई नई पुस्तकें देखकर मैं ललचा कर रह जाता था, यानी कि रोज नई नई किताबें वो पढ़ते रहते थे। ललचा कर रह जाना यानी कि लालच करने वाला व्यक्ति जो होता है उसमें ललचा कर कहते। ठीक है, रोज नई नई किताबें पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं ये भी लालच में आ जाते था, लेखक भी आ जाता था। कभी कभी मन करता था कि जब बड़ा हो जाऊंगा तो गुरु जी की तरह ढेर सारी किताबें खरीद
लाऊंगा। तो सोचता थे, कभी कभी सोचते थे जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो गुरुजी की तरह मैं भी किताबें बहुत सारी खरीद लूँगा और खूब सारी किताबें पढ़ा करूँगा और डट से पढ़ूंगा। डट से पढ़ूंगा यानी कि आराम से पढ़ूंगा, तब कोर्स की किताब पढ़ने की झंझट नहीं होगा। यानी कि कोर्स का जो रिलेटेड किताबें हैं वो पढ़ने के ज़रूरत तो रहेगी नहीं, तो मैं अलग अलग किताबें पढ़ता रहूँगा। इस तरह से वो सोचते हैं। कौन सोचता है बच्चों? ये सारी बातें कौन सोच रहा है? लेखक सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पैराग्राफ से क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। विश्वकर्मा जी को किताबी कीड़ा कहने का कारण क्या था? तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, धूप सेकते समय हाथ में किताब होना। दूसरा लिख सकते हैं खाते समय पढ़ते ही रहना। तीसरा लिख सकते हैं टहलते समय भी पढ़ना। और चौथा लिख सकते हैं खाली पीरियड में भी पुस्तक जो रहती थी वो खुली रहती थी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? वचन परिवर्तन देख लीजिए बच्चों। अध्यापकों का वचन परिवर्तन क्या होगा? अध्यापक। पुस्तकालय का वचन परिवर्तन पुस्तकालय। ठीक है, और यहाँ पर शौक का समानार्थी शब्द क्या होता है बच्चों? रुचि। और गजब का समानार्थी शब्द क्या होता है? अद्भुत। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे देख लेते हैं। एक दिन धुलते बर्तन भीतर ले जाने के बहाने से मैं उनके कमरे में चला गया। एक दिन धुले जो बर्तन थे उन्हें भीतर रखने के बहाने से मैं क्या हुआ, मैं उनके कमरे में चला जाता हूँ। देखा तो पूरा कमरा किताबों से भरा था। तो मैंने देखा कि बहुत सारी किताबें उनके कमरे में भरी हुई थी। उनके कमरे में अलमारी नहीं थी। उनके कमरे में क्या नहीं थी बच्चों? अलमारी नहीं थी। इसलिए उन्होंने ज़मीन पर ही पुस्तकों की ढेरियाँ बना रखी थी, यानी कि पुस्तकें नीचे ही रख रखी थी उन्होंने। ठीक है, कुछ चारपाई पर, कुछ तकिए के पास और कुछ मेज के करीने में रखी हुई थी। यानी कि कुछ किताबें कहाँ रखी थी? अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कुछ किताबें कहाँ रखी हुई थी। कुछ किताबें उन्होंने चारपाई पे वो रखी थी, कुछ तकिए के पास रखी थी और कुछ मेज पर करीने से रखी हुई, यानी कि अच्छे से सजा के रखी हुई थी। मैंने बर्तन एक ओर रखे और स्वयं उस पुस्तक प्रदर्शनी में खो गया। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि मैंने उस बर्तन को एक तरफ रखा और जो बुक की प्रदर्शनी लगी हुई थी, यानी कि कमरे में जो बुक सजे हुए थे उनके, मैं उसमें क्या हो गया? खो गया। ठीक है, देखते ही खो गया। मुझे गुरु जी का ध्यान ही नहीं रहा। मुझे क्या कि मैं गुरु जी के घर पे आया हूँ, कमरे में आया हूँ, वो सब चीज़ें मैं भूल गया, ध्यान ही नहीं रहा। मेरे पास ही खड़े मुझे देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और गुरु जी क्या हुआ बच्चों? मेरे पास ही खड़े हुए थे और मंद मंद यानी कि धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। मंद मंद यहाँ पर युग्म शब्द आया, अंडरलाइन कर लीजिए। मैंने एक पुस्तक उठाई और इत्मीनान से उसका एक एक पृष्ठ पलटने लगा। और यहाँ क्या होता है बच्चों? मैं लेखक कहते हैं कि इत्मीनान यानी कि तसल्ली से मैंने एक पुस्तक उठाता हूँ और एक एक, यहाँ युग्म शब्द आया है, एक एक पृष्ठ यानी कि पेज पलटने लग जाते हैं, यानी कि देखने लग जाता हूँ। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, कठिन शब्द आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। गुरुजी ने पूछा, पढ़ोगे? मेरा ध्यान टूटा। जी पढ़ूंगा, मैंने कहा। उन्होंने तत्काल छांट कर एक पतली पुस्तक मुझे दी और कहा, इसे पढ़कर लौटा देना और दूसरी ले जाते रहना। अब यहाँ पर जब वो कहते हैं कि पढ़ोगे, तो मैं तुरंत बोल देता हाँ हाँ गुरुजी मैं पढ़ूंगा। तो उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक छांट कर, पतली सी पुस्तक उन्हें छांट कर देते हैं और कहते हैं इसे पढ़ लेना, तो दोबारा दूसरी इसे लौटा देना और दूसरी लेकर जाना। मेरे हाथ जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया हो। अब लेखक कह रहे हैं कि मेरे हाथों में ऐसा लग रहा था मुझे बहुत बड़ा खजाना लग गया हो। वह पुस्तक मैंने एक ही रात में पढ़ डाली। क्या किया उन्होंने? एक ही रात में पूरी पुस्तक पढ़ डालते। इसके बाद गुरुजी से लेकर पुस्तकें पढ़ने का मेरा क्रम चलता रहा। क्रम यानी कि जो चैन था वो चलता रहा। ठीक है, कि मैं गुरुजी के पास जाता था, किताबें पढ़ता था, उनसे लाता था, ये क्रम रोज चलने लग गया। मेरे साथी मुझसे चिढ़ा करते थे। जो मेरे साथी थे यानी कि गांव से जो दो बच्चे आए थे ना बच्चों, वो लोग क्या होने लग गए? चिढ़ने लग गए कि मैं इधर उधर की पुस्तकों के समय बर्बाद करता रहता हूँ। तो उनको लगता था कि मैं इधर उधर की पुस्तकें पढ़ता हूँ तो समय अपना बर्बाद करता हूँ, किंतु वो मुझे पढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। लेकिन वो क्या कहते, मुझे कहीं ना कहीं प्रोत्साहित यानी कि उत्साहित करते रहते थे। ठीक है, वो कहते जब कोर्स की पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाओ तब झट से कोई बाहरी पुस्तक पढ़ा करो। अब यहाँ पर वो कहते थे, क्या कहते थे, जब कोर्स की पुस्तक हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो हमें कुछ दूसरी किताब पढ़ लेनी चाहिए और हमारी रुचि को बढ़ा देता है। ठीक है, हमारे इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। विषय बदलने से दिमाग में ताजगी आ जाती है।
और इस तरह से काम करें, यानी कि टॉपिक चेंज कर दो या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लग जाओ, तो उससे क्या है, माइंड फ्रेश हो जाता है। एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। इस प्रयोग से पढ़ने की मेरी भी रुचि बढ़ गई। इस प्रयोग यानी कि ये प्रयोग उन्होंने मेथड अपनाया, यानी कि जब बोर हो जाते थे तो वो दूसरी किताबें पढ़ लेते थे। तो इस तरह से उनकी जो रुचि थी, पढ़ने की जो रुचि थी, इंटरेस्ट था, वो धीरे धीरे लेवल बढ़ने लगे और विषय भी याद रहने लगे। यानी कि जो टॉपिक पढ़ते थे वो सारी चीज़ें उन्हें क्या होने लगी बच्चों, याद रहने लगे। ये चीज़ आप भी अपनाइएगा अपने जीवन में, बहुत अच्छा नुस्खा है। वो स्वयं मुझे ढूंढ ढूंढ कर किताबें देते थे। स्वयं ढूंढ यानी कि विश्वकर्मा सर जो थे वो हमेशा ढूंढते थे मुझे किताबें देने के लिए, हमेशा किताबें मुझे देते थे। पुस्तक के बारे में बता देते कि अमुक पुस्तक में क्या क्या पाठनीय है। यानी कि वो जब भी कोई किताब देते थे ना बच्चों, तो मुझे पहले बता देते थे अमुक यानी कि खास, कोई खास पुस्तक मुझे देते थे। तो इसमें पाठनीय यानी कि क्या पढ़ने के योग है, मैगजीन वगैरह जैसे कुछ देते थे वो, तो क्या रीडेबल है, पढ़ने के क्या योग है, वो सारी चीज़ें वो बता देते थे। इससे पुस्तक को पढ़ने की रुचि और बढ़ जाती थी, यानी कि उसके बारे में बता देते तो उसका इंटरेस्ट लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाता था। कई पत्रिकाएं उन्होंने लगवा रखी थी, यानी कि मैगजीन वगैरह उन्होंने बहुत सारी लगवा रखी थी, जिसमें बाल पत्रिकाएं भी थी, ठीक है। जिसमें क्या था, उन्होंने कौन सी पत्रिकाएं लगा रखी थी, बहुत सारी पत्रिकाएं लगा रखी थी, जिसमें वो बाल पत्रिकाएं भी मंगवाते थे। अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इसके साथ रहकर 12वीं कक्षा तक मैंने खूब स्वाध्याय किया, यानी कि सेल्फ स्टडीज जिसको कहते हैं, सेल्फ एजुकेशन, ठीक है। इसके साथ 12वीं तक उन्होंने बहुत सारा स्वयं का, खुद का सेल्फ स्टडीज किया उन्होंने, ठीक है, लेखक ने। चलिए आगे देख लेते हैं। धीरे धीरे हम मित्र हो गए। धीरे धीरे यानी कि जो लेखक थे और विश्वकर्मा जो सर थे, वो धीरे धीरे क्या बन गए बच्चों, मित्र बन गए। अब मैं निसंकोच उनके कमरे में जाता और जिस पुस्तक की इच्छा होती पढ़ता और फिर लौटा देता। यानी कि बिना किसी संकोच के वो उनके कमरे में चले जाते थे। जो भी किताब पढ़ने की इच्छा होती थी लेखक की, वो जाते थे और किताब लेकर आ जाते थे, पढ़ लेते थे, फिर लौटा देते थे। उनका वह बर्तन धोने का क्रम ज्यों का त्यों बना रहा। यानी कि विश्वकर्मा सर जो बर्तन धो रहे थे, वो क्रम ज्यों का त्यों बना हुआ था। एक दिन मैंने उनसे पूछा, सर आप केवल बर्तन ही क्यों धोते हैं? तो एक दिन लेखक ने उनसे पूछ लिया कि सर ये बताइए कि आप सिर्फ बर्तन ही क्यों धोते हैं? दोनों गुरुजी खाना बनाते हैं और आपसे बर्तन धुलवाते हैं, या भेदभाव क्यों? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? लेखक पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? विश्वकर्मा सर से। वो थोड़ा मुस्कुराए और बोले, कारण जानना चाहोगे? मैंने कहा जी। उन्होंने पूछा, भोजन बनाने में कितना समय लगता है? मैंने कहा करीब 2 घंटे। और बर्तन धोने में? मैंने कहा यही कोई 10 मिनट। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? तो यहाँ पर विश्वकर्मा जी क्यों नहीं खाना बनाते थे? क्योंकि खाना बनाने में 2 घंटे लगते थे और बर्तन धोने में बच्चों 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समय की बचत हो रही, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। लेखक ने हमें इस कहानी के जरिए समय की बचत के बारे में बताया था। यही समय की बचत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तो समझ में आएगा आपको। यही कारण है, उन्होंने कहा और मुस्कुराने लगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको भी ये बात, मेरी समझ में। आगे देखते हैं। मेरी समझ में नहीं आया तो उन्होंने विस्तार से समझाया। ठीक है, अब लेखक के समझ में तो नहीं आया बच्चों ये बात, लेकिन आपकी समझ में तो आ गया होगा पक्का। देखो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं बर्तन इसलिए धोता हूँ क्योंकि खाना बनाने में पूरे 2 घंटे लगते हैं और बर्तन धोने में सिर्फ 10 मिनट। ये लोग रसोई में 2 घंटे काम करते हैं, स्टोव का शोर सुनते हैं और धुआं अलग से सूंघते हैं। मैं 10 मिनट में सारा काम निपटा देता हूँ और 1 घंटा 50 मिनट की बचत करता हूँ और इतनी देर पढ़ता हूँ। जब जब हम तीनों में काम का बंटवारा हुआ है तो मैंने ही कहा कि मैं बर्तन मांजूंगा। वो भी खुश हो और मैं भी खुश। समझ में आया बच्चों, कितनी सही बात उन्होंने कहा, किस तरह से उन्होंने टाइम का मैनेजमेंट किया। यानी कि 1 घंटा 50 मिनट बचा लिया और धूप, जो स्टोव का शोर होता है, जो धुआं होता है, उससे भी बच गए वो। और उन्होंने 1 घंटा 50 मिनट पूरी पढ़ाई कर ली। ठीक है, कितने मिनट पढ़ाई की, अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, पूछा जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। उस समय बचने का यह तर्क मेरे दिल को छू गया। यानी कि समय बचाने का जो तर्क था वो लेखक के मन में एकदम ही छू गया बच्चों। ठीक है, उस दिन के बाद मैंने भी अपने साथियों से कहा
कि मैं दो समय बर्तन धोया करूँगा, यानी कि दोनों टाइम मैं बर्तन धोया करूँगा। वो खाना पकाया करेंगे। वो तो खुश हो गए और मुझे मूर्ख समझने लगे। ठीक है, यहाँ पर वो क्या हो गए, उनके दोस्त क्या हो गए, खुश हो गए और उन्हें मूर्ख समझने लगे। जैसे हम विश्वकर्मा सर को समझते थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं कौन मूर्ख है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं समझ रहा था कि कौन मूर्ख है। कहीं ना कहीं उन्हें समझ की बचत हो रही थी, उस समय में वो पढ़ सकते थे। तो इस तरह से इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है बच्चों कि समय की बचत हमें किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ कठिन शब्द आए हैं वो बता देती हूँ आपको मैं। इत्मीनान यानी कि संतोष, एहसास यानी कि आभास, नसीहत यानी कि उपदेश या सीख, चर्चा यानी कि बातचीत, शौक यानी कि रुचि, पढ़ाकू यानी कि पढ़ने वाला, ढेरिया यानी कि समूह, मंद यानी कि धीमा, तत्काल यानी कि तुरंत, रुचिकर यानी कि मनपसंद, पाठनीय यानी कि पढ़ने के योग, निसंकोच यानी कि बिना किसी संकोच के, परावर यानी कि सीमा, अड़लाहित यानी कि आनंदित, हिदायत यानी कि निर्देश या सूचना, कौर यानी कि निवाला, गजब यानी कि अद्भुत। ठीक है, कुछ कठिन शब्द और भी है बच्चों, वो भी बता देती हूँ आपको मैं। ठाट यानी कि शान, करीने से यानी कि क्रम से, व्यवस्थित रूप से, प्रोत्साहित यानी कि उत्साहित, ताजगी यानी कि नयापन, स्वाध्याय यानी कि स्वयं किया गया अध्ययन। मुहावरा है बच्चों, किताबी कीड़ा होना यानी कि केवल पढ़ते रहना, घुड़क लेना यानी कि जोर से बोलकर डांटना या चिल्लाना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर आप लोग ओपन कर लीजिए बच्चों, 32 पेज नंबर ओपन कर लीजिए। स्वाध्याय कंप्लीट करेंगे हम लोग। सजाल पूर्ण करना है आपको खान साहब। 4 बॉक्स आपको दिख रहे हैं। 4 बॉक्स में आपको अपने आंसर, आपके उत्तर जो हैं वो लिखने हैं आपको। चलिए इस उत्तर लिखने में मैं आपकी मदद करती हूँ। चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए, उत्तर लिखते हैं हम लोग इसका। तो पहला उत्तर है, खान साहब विद्वान थे, संवेदनशील थे, भूगोल के टीचर थे, अध्यापक थे और संस्कृत छोड़ सभी विषय पढ़ाते थे। ठीक है बच्चों, खान साहब की विशेषताएं थी, ये हमें लिखनी थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नया क्वेश्चन और भी है। पेज नंबर बच्चों 30 पे है ये क्वेश्चन। विश्वकर्मा जी को किताबी कीड़ा कहने के कारण क्या थे। विश्वकर्मा जी को किताबी कीड़ा कहने का क्या कारण था। 4 आपको सर्कल दिख रहे हैं, यानी कि आपको 4 उत्तर इसके लिखने हैं। चलिए इसके उत्तर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ बच्चों। तो इसका उत्तर इस तरह से है कि विश्वकर्मा जी को किताबी कीड़ा कहने के कारण, नंबर 1 लिखिए, धूप सेकते समय हाथ में किताब लेना। नंबर 2 है टहलते समय भी पढ़ना। नंबर 3 है खाली पीरियड में मेज पर पुस्तक खुला रहना। और नंबर 4 है खाते समय भी पढ़ना। ठीक है बच्चों, ये विश्वकर्मा जी को किताबी कीड़ा कहने के कारण थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। कारण लिखना है आपको। पहला कारण है पुस्तकों को ढेरिया बनाकर रखी थी क्यों। ठीक है, पुस्तकों की, तो चलिए कारण देख लेते हैं बच्चों। पुस्तकों की ढेरिया बनाकर रखी थी क्यों, क्योंकि कमरे में अलमारी नहीं थी। ठीक है, क्या नहीं था बच्चों, कमरे में अलमारी नहीं थी। चलिए लिख लीजिए इसका उत्तर, आगे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मित्रों द्वारा मूर्ख समझे जाने पर भी लेखक महोदय खुश थे क्योंकि। क्यों मित्रों द्वारा मूर्ख समझे जाते थे और उसके बाद भी वो खुश थे, क्यों खुश थे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, कारण देख लेते हैं। मित्रों द्वारा मूर्ख समझे जाने पर भी लेखक महोदय खुश थे क्योंकि लेखक जानते थे कि मूर्ख कौन है। ठीक है, तो लेखक जानते थे मूर्ख कौन है। चलिए देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन हम। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अध्यापक के साथ विद्यार्थी का रिश्ता, इस विषय पर 100 मत लिखना है। अध्यापक और विद्यार्थी का रिश्ता बड़ा ही गहरा होता है और पवित्र होता है। दोनों को एक दूसरे के सम्मान और सहयोग करना चाहिए। अध्यापक को अच्छे मित्र की भांति विद्यार्थी का मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की समस्याओं को समझे और उन समस्याओं को समाधान के लिए उचित सलाह दे। अपने व्यवहार से उसे एक आदर्श एवं उच्च व्यक्तित्व प्रदान करें। विद्यार्थी अपने जीवन में सबसे अधिक अपने अध्यापकों से ही प्रभावित होते हैं, इसलिए अध्यापक का आचरण और व्यवहार बहुत उच्च होना चाहिए। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर किए हैं मैंने। तो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय बच्चों।